यहाँ पर जो आप बड़ी बिल्डिंग देख रहे हो यह एक आइस बैटरी है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग यहाँ तक कि पूरे सिटीज को भी ठंडा करने की कैपेसिटी है इसके पास। जनरली बड़े सिटीज के अंदर बिल्डिंग को ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनर लगाए जाते हैं जो काफी ज्यादा पावर कंज्यूम भी करते हैं और रेगुलर मेंटेनेंस की भी इनको जरूरत पड़ती है। यह है शिकागो सिटी। यहाँ पर पूरे शहर को आइस बैटरी की हेल्प से कूलिंग प्रोवाइड की जाती है। और क्या आप सोच सकते हो यह आइस बैटरी दिन में 30 मेगावाट की पीक पावर को रिड्यूस कर देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यदि आपको भी अपने घर या ऑफिस को कूलिंग प्रोवाइड करवानी है तो आप खुद से ही इसे डिजाइन कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा एकदम जीरो। बस देखते जाओ और समझते जाओ। यह पूरे सिटी को कूलिंग करने का सिस्टम है। हम छोटे एक बिल्डिंग को ठंडा करने से समझते हैं। इस कूलिंग मैकेनिज्म में 3 फेज होते हैं। फर्स्ट कूलिंग सिस्टम, सेकंड स्टोरेज यूनिट, थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पर जो कूलिंग सिस्टम यूज होता है ये सेम टू सेम एयर कंडीशनर जैसा ही है, थोड़े कुछ चेंजेस किए जाते हैं। एयर कंडीशनर की डिटेल्ड वर्किंग आप इस वीडियो से समझ सकते हो तो इस वीडियो के बाद में जरूर से देखना। हम थोड़ा यहाँ पर फास्ट वे में समझते हैं। सबसे पहले कंप्रेसर अपना काम स्टार्ट करता है। कंप्रेसर के अंदर R32 गैस भरी रहती है जिसको रेफ्रिजरेंट भी बोलते हैं और कंप्रेसर इसको कंप्रेस करना स्टार्ट करता है। कंप्रेसर इस गैस को इतनी पावर के साथ में कंप्रेस करता है कि इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा देता है और प्रेशर 300 PSI तक। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि हमारी गाड़ियों के टायर में 40 PSI का प्रेशर होता है। कंप्रेसर के जस्ट पास कंडेंसर कोयल लगी रहती है इस गैस को थोड़ा ठंडा करने के लिए। और यहाँ पे लगा हुआ फैन भी ट्यूब के अंदर फ्लो हो रहे रेफ्रिजरेंट की गर्मी को जल्दी बाहर निकालने का काम ही करता है। जब गैस कंडेंसर से बाहर निकलेगी तो इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और यह ठंडी होकर लिक्विड में बदल जाएगी। गैस यहाँ से जाती है एक्सपेंशन वॉल के पास में। एक्सपेंशन वॉल के नीचे यहाँ पर एकदम हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा है और इस रेफ्रिजरेंट को एकदम छोटे से होल से पास करवाया जाता है और यहाँ से लिक्विड पास होते ही उसका प्रेशर सडनली रिड्यूस होता है जिससे इसका टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाएगा और लिक्विड रेफ्रिजरेंट वापस गैस में बदल जाता है। यहाँ से सेकंड फेज स्टोरेज यूनिट का स्टार्ट होता है। अब दोस्तों हमने भी सेकंड फेज स्टार्ट किया है 3D एनिमेशन का, जहाँ पर आप एडवांस 3D एनिमेशन की हेल्प से किसी भी टाइप का एनिमेशन क्रिएट करना सीख पाओगे। यहाँ पर हम मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज करेंगे और रियलिस्टिक हाई क्वालिटी एनिमेशन क्रिएट करेंगे। साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से हमारे एनिमेशन में हेल्प करेगी उसको भी डिटेल से समझेंगे और अपनी क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। 3D से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे वह कोर्स ज्वाइन करने के बाद में आपको एक प्राइवेट कम्युनिटी मिल जाएगी जहां पर आप लर्न भी करोगे और अपने डाउट भी क्लियर करोगे। अब वापस सेकंड फेज पर आते हैं। यहां से आगे की प्रोसेस एयर कंडीशनर से थोड़ी अलग है। एक्सपेंशन वॉल से यह लिक्विड जाता है हीट एक्सचेंजर के पास में। यह एक प्लेट हीट एक्सचेंजर है जिसमें कंप्रेसर से ठंडा रेफ्रिजरेंट आ रहा है और इधर साइड में रखी हुई टैंक में पानी भरा हुआ है जो अभी गर्म है और इसको ठंडा करके हमें बर्फ बनानी है। तो यह गर्म पानी भी हीट एक्सचेंजर के पास में जाता है। इस हीट एक्सचेंजर में बहुत सारी प्लेट होती है। पहले आप इन दोनों प्लेट को देखो। यहाँ पर कंप्रेसर से ठंडा ठंडा रेफ्रिजरेंट आ रहा है और इन दोनों प्लेट से होते हुए ऊपर से इस पाइप से वापस कंप्रेसर में चला जाएगा ठंडा होने के लिए। अब आगे वाली प्लेट में टैंक से गर्म पानी आ रहा है और इस प्लेट से होते हुए वापस टैंक में चला जाएगा। अब एक प्लेट गर्म है और एक ठंडी और इन दोनों प्लेट को एकदम पास में सेट करके टाइट कर दिया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर हीट एक्सचेंज हो रही है। जो ठंडा रेफ्रिजरेंट है वह पानी को भी धीरे धीरे ठंडा करने लगेगा। तो यहाँ पर जितने भी प्लेट है इनको 1 बाय 1 एक दूसरे के साथ में सेट किया जाता है। यहाँ पे रखा हुआ वाटर टैंक 30 टन का है जो 30 टन के AC के बराबर है, जो एक बड़ी साइज के बिल्डिंग को पूरे 24 आवर तक ठंडा रख सकता है। जैसे ही यहाँ पर बर्फ बनना स्टार्ट होती है तो एक धमाका होता है और पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि यहाँ टैंक से जो हमने पानी हीट एक्सचेंजर में भेजा था ठंडा होने के लिए वह कुछ देर में ठंडा होकर पाइप के अंदर ही बर्फ जम जाएगा और पूरे पाइप को ब्लॉक कर देगा और यहाँ पर लगा हुआ पंप प्रेशर से पूरे पाइप को तोड़ देगा। तो फिर हम पानी के अंदर एंटी फ्रीज को मिक्स करते हैं जो पानी को बर्फ में नहीं बदलने देगा। गाड़ियों के रेडिएटर में भी पानी के साथ में एंटी फ्रीज को मिक्स किया जाता है। तो ऐसे ही पानी मत डाल देना वरना पूरा इंजन जाम हो जाएगा। अब यहाँ पर इस टैंक के अंदर भी ऐसे लूप बनाए जाते हैं इन कॉपर पाइप के जिनमें एंटी फ्रीज फ्लो हो रहा है और पूरे टैंक के अंदर नॉर्मल पानी भरा रहता है जो धीरे धीरे आइस में बदलता रहता है। फिर से गजब हो गया यार। चलो समझते हैं कि कैसे धमाका हो गया। यहाँ पर जो हमने कॉपर के पाइप यूज में लिए थे वह एक प्रॉब्लम है, क्योंकि पानी जब आइस में बदलता है तो वह एक्सपेंड करता है और यहाँ पर जो कॉपर पाइप है उनको पिचका देगा और पाइप फूट जाएंगे और उनमें पानी जाकर जम जाएगा और पीछे लगा पंप फिर से यहाँ पे सब कुछ तोड़फोड़ कर देगा। तो यहाँ पर ग्लाइकोल ट्यूब काम में लिए जाते हैं जो आइस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं।
जब यहाँ पर बर्फ जम जाती है तो इस कंप्रेसर को बंद कर दिया जाता है और थर्ड फेज डिस्ट्रीब्यूशन का स्टार्ट होता है। इस आइस टैंक के अंदर एक और ट्यूब का लूप बनाकर सेट किया जाता है और इस ट्यूब के अंदर भी एंटी फ्रीज फ्लो करता है और इस ट्यूब को पूरे बिल्डिंग या पूरे शहर के अंदर बिछाया जाता है। यहाँ पर ट्यूब और टैंक यह प्रॉपरली इंसुलेटेड रहता है जो बाहर की गर्मी से इफेक्ट नहीं होता है और यहाँ पर एक नॉर्मल पंप लगा रहता है जो इस एंटी फ्रीज को आसानी से पूरे बिल्डिंग में पंप कर देगा। अब जहां पर भी आपको कूलिंग प्रोवाइड करवानी है वहां पर आपको एक इवेपोरेटर यूनिट लगानी है, एकदम सिंपल सी, जिसमें इधर से ठंडा ठंडा एंटी फ्रीज आएगा और कोयल में फ्लो करते हुए वापस इधर से निकल जाएगा। और यहाँ पर इवेपोरेटर यूनिट के अंदर लगा हुआ फैन इस ठंड को आसानी से रूम में फैला देगा। हमारे घरों में जो एयर कंडीशनर होता है उसमें गैस फ्लो करती है, लेकिन यहाँ पर एंटी फ्रीज फ्लो करता है और वह भी 0 डिग्री पर, क्योंकि आपको पता है पानी 0 डिग्री पर ही आइस में बदल पाता है। और यहाँ पर लगे फैन की स्पीड को कंट्रोल करके रूम की कूलिंग को कम ज्यादा किया जा सकता है। यहाँ पर जो एंटी फ्रीज फ्लो हो रहा है उसका कोई ज्यादा हाई प्रेशर नहीं होता है, तो आपके एंड पर तो कोई मेंटेनेंस का काम बचा ही नहीं है। ऐसा समझो बस एक फैन चल रहा है जो एकदम ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। अब यहाँ पर आप खुद सोचो कि या तो आप यहाँ पे 10 से 15 एयर कंडीशनर लगाते पूरे बिल्डिंग को ठंडा करने के लिए, और यहाँ पे सिर्फ एक यूनिट ही बिल्डिंग को ठंडा कर रही है, तो इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ती है और एक ही पॉइंट से इसको मेंटेन किया जा सकता है आसानी से। अब थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। फर्स्ट स्टेज में जो हमने सिस्टम यूज किया है वह हमारे घरों के रेफ्रिजरेटर में लगा रहता है जो पानी को आइस में बदल देता है, और एक बार जब बर्फ जम गई उसके बाद में कंप्रेसर यूनिट को बंद कर दिया जाता है और यहाँ पर इस पूरे बिल्डिंग को ठंडा करता रहेगा अगले 24 घंटे तक। यदि इस कंप्रेसर को हम रात के टाइम में चलाएं तो आपको पता है रात को मौसम ज्यादा गर्म नहीं रहता है और यही आपका कंप्रेसर ज्यादा एफिशिएंसी पर काम करेगा और पानी को जल्दी बर्फ में बदल देगा। क्योंकि जब दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो कंडेंसर कोयल के अंदर जो गर्म रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है वह ठंडा नहीं हो पाएगा सही से, और आपका कंप्रेसर को बहुत ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी और बर्फ जमने में भी बहुत ज्यादा लंबा टाइम निकल जाएगा। और यह बात तो आपने भी नोटिस की होगी कि जितनी ज्यादा गर्मी होती है तो आपका एयर कंडीशनर रूम को ठंडा करने में ज्यादा टाइम लगाता है। तो रात में आपने बर्फ को जमाया और दिन में आपका कंप्रेसर भी रेस्ट करेगा और सिर्फ छोटे छोटे पंप और फैन से हमारा घर ठंडा होता रहेगा। और अच्छी बात यह है कि रात के टाइम में लोड भी अपने पीक पर नहीं रहता है। यहाँ पर आप एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। यदि हम दिन के टाइम में सोलर एनर्जी से इस कंप्रेसर को चलाए तो आपकी बिल्डिंग भी आराम से ठंडी होती जाएगी और यही बर्फ रात को आपकी बिल्डिंग को ठंडा करती रहेगी और नेक्स्ट डे फिर से यही प्रोसेस चलना स्टार्ट हो जाएगी और कूलिंग सिस्टम का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वह एकदम 0। तो जब हमें पूरे शहर को ठंडा करना होता है तो यहाँ पर मल्टीपल कंप्रेसर लगे रहते हैं जो मिलकर यहाँ पे बड़ी आइस बैटरी में बर्फ को जमाते हैं और फिर एक ही पॉइंट से पूरे सिटी को कूलिंग प्रोवाइड कर दी जाती है। मेरे ख्याल से बैटरी का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना आपको वीडियो कैसा लगा। एनिमेशन सीखने में इंटरेस्टेड हो तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू।